जय हिंद, नमस्कार, स्वागतम साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और हमारा क्या चल रहा है अभी? तो हमारा 100 डे प्रोग्राम चल रहा है। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये हमारा इतिहास का वीडियो है, 1857 के रिवोल्ट से संबंधित वीडियो। और इसमें हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट का जो कारण है उसको देखा था। और आज हम लोग 1857 के रिवोल्ट को पूरा देखेंगे। देखिए, यह 1857 का जो रिवोल्ट है ना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे प्री में तो सवाल आते ही आते हैं, उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी इससे एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत प्यार से समझेंगे, आराम से समझिए और इस टॉपिक पर लिखने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, यह जो हमारा 100 डे प्रोग्राम है, यह तो हमारे प्री के लिए है। जल्दी ही हम लोग मेंस के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहले आपको हम जो अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चन है उसको एनालाइज करेंगे, उसके विषय में बताएंगे और फिर आगे की आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, आगे आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, उन सब के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। और हमारा जो टॉपिक था वह क्या था? तो वह था 1857 का रिवोल्ट। और इसमें हम लोगों ने कारण देख लिया था कि यह जो रिवोल्ट हुआ, यह जो विद्रोह हुआ, यह जो महान क्रांति हुई, यह जो गदर हुआ, तो इसके कारण क्या क्या थे, इसके विषय में हम लोगों ने विशद चर्चा कर ली है। अब इसका हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार देखेंगे, प्रसार देखेंगे कि यह जो इसका जो प्रसार हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, तो वह किस आधार पर हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब हुआ। तो देखिए, आपको वो कहानी तो पता होगी, मेरठ वाली याद होगी, जो मैंने बताई थी कि ऐसा कहा जाता है कि मेरठ में कुछ लोग जो हैं वो मेला घूमने गए थे और वहाँ महिलाओं ने उनको चूड़ी गिफ्ट की और फिर बाद में उन लोगों ने अपने जो सैनिक भाई थे उनको आज़ाद करवाया और फिर वहाँ से विद्रोह का प्रारंभ हो गया। तो 10 मई को जैसे ही मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ होता है, तो विद्रोह का प्रारंभ होते ही चूंकि सत्ता का केंद्र उस वक्त तक क्या था, तो उस वक्त तक सत्ता का जो केंद्र था वह दिल्ली था। तो लोग जो है वह दिल्ली पहुंचने का प्रयास करते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं और फिर 10 मई को मेरठ से निकलते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक जो मुगल सल्तनत थी, भले ही वह नाम की ही क्यों ना हो, लेकिन अधिकार में मुगल सल्तनत ही थी और भारत में जो भी क्रियाकलाप होते थे, जो भी कृत्य किए जाते थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हो या फिर किसी और शासक के द्वारा, तो वह सारे कुछ भी मुगल सल्तनत के अधीन किए जाते थे, मुगल बादशाह के नाम से किए जाते थे। तो दिल्ली चूंकि सत्ता का केंद्र था, तो 12 मई को इन लोगों ने दिल्ली पर अधिकार कर दिया। जैसे ही दिल्ली पर अधिकार किया, तो उस वक्त जो मुगल शासक था वह कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। चूंकि जफर जो है यह बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम था। चूंकि बहादुर शाह द्वितीय जो है, दारा सिकोह के बाद अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वह बहादुर शाह जफर था और यह जफर के नाम से शेरो शायरी करता था। बहादुर शाह जफर जो है वह मिर्जा गालिब के समकालीन था, ये आपको पता होगा। तो और मिर्जा गालिब जो है वो बहादुर शाह जफर के दरबार में ही था। तो इस बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। हालांकि इस समय तक बहादुर शाह जफर जो है वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और इसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि वह युद्ध लड़ सके, लेकिन फिर भी चूंकि यह मुगल बादशाह था तो इसको भारत का शासक बादशाह घोषित कर दिया गया, शासक घोषित कर दिया गया। हालांकि क्रांति का जो वास्तविक नेतृत्व था वो आपको पता होगा कि बख्त खां, पिछले क्लास में ही बताए थे कि बख्त खां के हाथ में ही रहा। बख्त खां जो है वह क्रांति का वास्तविक नेता रहा, लेकिन सांकेतिक रूप से चूंकि भारत में अभी तक मुगल एम्पायर कायम था और जो भी काम होते थे वह मुगल बादशाह के नाम से ही होते थे, तो इसीलिए बहादुर शाह जफर को जो है वह भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब जब 12 मई को विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो अब अंग्रेजों के लिए यह बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो फिर अंग्रेज जो है वह वापस दिल्ली पर अधिकार करने के लिए निकलते हैं। जब दिल्ली पर अंग्रेज अधिकार करने के लिए निकलते हैं तो एक अधिकारी होता है निकलसन, वह दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में मारा जाता है।
यानी कि निकलसन की जो है वह मृत्यु दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में हो जाती है, तब तक दिल्ली पर अधिकार नहीं होता है। लेकिन उसके बाद 20 सितंबर 1857 का दिन आता है। 20 सितंबर 1857 का दिन, इस दिन क्या होता है कि बहादुर शाह जफर के जो बहुत करीबी व्यक्ति होते हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को धोखा दे दिया, और बहादुर शाह जफर जो हुमायूं के मकबरा में छुपा हुआ था, तो उसने क्या किया, हडसन को बता दिया कि बहादुर शाह जफर जो है वह हुमायूं के मकबरा में छुपा हुआ है। और फिर हडसन जो है वह बहादुर शाह जफर के पुत्रों का गर्दन काट करके थाली में समेट करके बहादुर शाह जफर के पास जाता है और कहता है कि अब अधीनता स्वीकार कर लो। और फिर बहादुर शाह जफर उस पर बड़ा अच्छा जवाब देता है, हालांकि वो शायरी मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन बड़ा अच्छा कहता है कि जब तक तेग है मेरे हिंदुस्तान की, कुछ इस तरह का शेर उसने कहा था। और उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर को जो है वह रंगून भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है बहादुर शाह जफर की, तो वहीं पर वह कहता है कि कितना बदनसीब है जफर कि दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। यानी कि जफर जो है, बहादुर शाह जो है वह कितना बदनसीब है कि अपनी मातृभूमि में उसको दफन होने के लिए भी 2 गज जमीन नहीं मिली। बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वह आज भी रंगून में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन, ये तो आपकी कहानी थी। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हडसन ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर का 2 बेटा था, एक तो मिर्जा मुगल जिसका नाम था, और दूसरा था मिर्जा ख्वाजा। ठीक है, ये मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, इसकी हत्या कर दी। और उसका एक बेटा था अबू बकर। अबू बकर आपको पता होगा कि इस्लाम में बड़ा ही पवित्र नाम है, क्योंकि अबू बकर जो है वो पहला खलीफा था, पैगंबर के ससुर जी थे, तो उसके नाम पर इसके एक पोते का नाम था अबू बकर। तो इन तीनों की हत्या कर दी और फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, जहां पर कि 1862 में भी कहानी में बताया कि 1862 में उसकी मृत्यु हो गई, और वहीं पर उसका मकबरा है। वहीं पर उसने कहा था कि कितना बदनसीब है जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। यहाँ तक क्लियर है। फिर जब दिल्ली में इस विद्रोह का दमन हो जाता है, तो यहां से यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह पहुंचता है कहां, तो लखनऊ। लखनऊ में 23 मई को इस विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है। अब लखनऊ कहाँ है, तो अवध में, अवध का क्षेत्र है। अवध की राजधानी लखनऊ थी, और आपको पता होगा कि यहाँ जो शासिका थी वह कौन थी, तो हजरत महल बताए थे कि उनका नाम एक महकपरी भी था। और इनका जो पुत्र था बिजरिस कादिर, तो उस बिजरिस कादिर को गद्दी पर बिठा करके यह लड़ाई लड़ रही थी। और चूंकि अवध का जो विलय हुआ था वह कुशासन के आधार पर हुआ था, ऐसा नहीं था कि अवध के पास डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाला कोई कंडीशन था। चूंकि अवध के पास अपना वास्तविक उत्तराधिकारी था, बेगम हजरत महल का ही पुत्र था बिजरिस कादिर, तो उसको गद्दी पर बिठाना था। लेकिन निकलसन के रिपोर्ट पर जो इसका विलय किया गया, तो उसके बाद हजरत महल ने विद्रोह का प्रारंभ कर दिया। तो 30 मई को लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ होता है, और इस विद्रोह को दबाने के दरमियान जो लखनऊ का चीफ कमिश्नर होता है हेनरी लॉरेंस, उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मारा जाता है। उसके बाद आता है ब्रिगेडियर इंग्लिश। इसने क्या किया, तो युद्ध का कमान संभाला। नाम याद रखिएगा कि हेनरी लॉरेंस मारा जाता है, और उसके बाद आता है ब्रिगेडियर इंग्लिश। इसने युद्ध का कमान संभाला, और फिर 30 जून को चिन्हट के युद्ध में जो है हजरत महल पराजित हो जाती है, और उसके बाद फिर वो नेपाल भाग जाती है। 1857 के विद्रोह में 2 ऐसे नेता हुए, 2 ऐसे व्यक्ति हुए जो कि नेपाल भाग जाते हैं, जिनकी मृत्यु इस युद्ध में नहीं हुई। हालांकि नेपाल जाने के बाद फिर उनके साथ क्या हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, इस बात की कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। तो उसमें पहली जो थी, एक जो थी वो बेगम हजरत महल थी, और यह पराजित होने के बाद नेपाल चली जाती हैं, और फिर इनके साथ क्या होता है इसकी जानकारी अपने को पता नहीं चलती है। फिर आते हैं कानपुर। कानपुर में जो है वह 5 जून को विद्रोह का प्रारंभ हो जाता है, और कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं वह कौन करते हैं, तो वह नाना साहब करते हैं। अब कहिएगा कि नाना साहब क्यों करते हैं,
चूंकि नाना साहब जो है वह मराठा के दत्तक पुत्र थे, पेशवा के दत्तक पुत्र थे, और अंग्रेजों ने क्या किया कि अब पेशवा का पेंशन बंद कर दिया। अब नाना साहब का कहना यह था कि चूंकि हम पेशवा के दत्तक पुत्र हैं तो हमको पेंशन मिलना चाहिए, और नाना साहब जो है वह पेंशन के लिए लड़ रहे थे। और फिर नाना साहब की जो सहायता की वह कौन था, तो वह था तात्या टोपे। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता की। यही पर एक क्या होता है कि ये जो कानपुर का युद्ध चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, तो यहीं पर एक जगह आता है चौड़ा घाट, और दूसरा जगह आता है बीबीगढ़। चौड़ा घाट खास करके नाम ध्यान रखिएगा, बीबीगढ़ अगर भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ा घाट ध्यान रखिएगा कि चौड़ा घाट में क्या होता है कि कोई ब्रिटिश सैनिक नहीं होता। ब्रिटिश सैनिक जो भी थे 10-5 वो मारे चले जाते हैं। और 1857 के क्रांतिकारियों ने क्या किया कि उस पूरे चौड़ा घाट को घेर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ जो ब्रिटिश महिलाएं बची थी और बच्चे बचे थे, और जो कुछ सिविलियन थे वो बचे थे। तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहब ने कहा कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दो और फिर हम आपको एक पैसेज दे देंगे बाहर निकलने। जैसे आपने देखा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो वहां से लोगों को बाहर निकलने के लिए एक पैसेज दिया गया, कुछ देर के लिए युद्ध बंद भी हो गया। तो ठीक उसी तरह की बात नाना साहब ने कही। लेकिन जैसे ही वो सारे लोग बाहर निकले तो नाना साहब और उनके सिपाहियों ने क्या किया कि उन सबको घेर करके काट डाला, बच्चे औरत उन सबको काट डाला। और यही घटना बीबीगढ़ में भी हुई। और इस बात के लिए नाना साहब के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगता है कि उन्होंने जो एक भारतीय मर्यादा है, जो एक भारतीय परंपरा है, भारतीय जो युद्ध में भी नियम का पालन करते हैं, तो नाना साहब ने उस चीज का पालन नहीं किया। तो यह एक बहुत बड़ी कलंक लगती है नाना साहब पर। कौन सा, तो चौड़ा घाट और बीबीगढ़ की घटना से। इस चौड़ा घाट को ही हम सती चौड़ा की घटना के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग सती चौड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये चौड़ा घाट है, यही सती चौड़ा भी कहलाता है। इसके बाद क्या होता है कि 6 सितंबर को कैंपबेल जो है वह कानपुर पर अधिकार कर लेता है, और फिर यहीं से नाना साहब जो है वो भी नेपाल चले जाते हैं। और फिर उसके बाद उनके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। तो यही दो नेता हैं 1857 की क्रांति के, एक तो बेगम हजरत महल महक पड़ी, और दूसरे नाना साहब जो कि युद्ध के बाद हारने के बाद नेपाल भाग जाते हैं। और फिर उनके साथ क्या होता है, उनका क्या होता है, किसी को नहीं पता। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह झांसी में जाता है। और आपको पता है कि चूंकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के अपना कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने पुत्र दत्तक लिया था, और उनका जो एम्पायर है वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो फिर उन्होंने इस युद्ध का, इस विद्रोह का बिगुल बजा दिया। जब उन्होंने इस विद्रोह का बिगुल बजाया तो क्या होता है कि 3 अप्रैल 1858 को जो है वह ह्यूरोज जो है, कैप्टन ह्यूरोज, उसने झांसी पर कब्जा कर लिया। कैप्टन ह्यूरोज जो है उसने झांसी पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही उसने कब्जा किया तो लक्ष्मीबाई जो है यहाँ से ग्वालियर चली गई, और जहां पर तात्या टोपे जो है उनकी सहायता की। तात्या टोपे ने उनका सहायता किया। अच्छा, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है। नाना साहब और तात्या टोपे, इन दोनों का वास्तविक नाम क्या है? मैं इन दोनों का नाम बता देता हूं, लेकिन कौन किसका नाम है नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में लिखना है। एक का नाम धोंधू पंत है और दूसरे का नाम रामचंद्र पांडुरंग है। अब आपको ये बताना है कि किसका नाम धोंधू पंत है और किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। कमेंट में आप लोग बताइए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि तात्या टोपे और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है। तो ग्वालियर चली गई, और ग्वालियर में उनकी सहायता जो है वो किसने की, तो तात्या टोपे ने की। अब ग्वालियर कौन सा, तो आज जो आप सिंधिया फैमिली देख रहे हैं, तो ये सिंधिया फैमिली का जहां शासन था, सिंधिया फैमिली जहां के शासक थे, वही ग्वालियर था। और एक वक्त ऐसा आया था, चूंकि सिंधिया फैमिली ने, सिंधिया शासक जो है उन्होंने लक्ष्मीबाई की सहायता नहीं की। एक वक्त ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने यह भी कहा कि अगर सिंधिया ने
लक्ष्मीबाई की सहायता कर दी होती तो उस क्षेत्र में अंग्रेजों को अपना पैर जमाना मुश्किल हो जाता। लेकिन सिंधिया जो है वो अंग्रेजों के भक्त बने रहे। हालांकि सिंधिया के जो कुछ सैनिक थे और उनके जो अपने कुछ नागरिक थे उन्होंने लक्ष्मीबाई की सहायता की, लेकिन सिंधिया राज परिवार ने लक्ष्मीबाई की सहायता नहीं की। और फिर ग्वालियर दुर्ग पर लड़ते हुए, ग्वालियर दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को लक्ष्मीबाई की जो है वह मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई खेत आ गई, उनको वीरगति प्राप्त हो गई। और जब उनको वीरगति प्राप्त हुई थी तो हिरोज ने कहा था कि इस पूरे विद्रोह में एक ही मर्द है, और वो मर्द कौन है, तो वो मर्द यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने लक्ष्मीबाई के विषय में कहा था कि बस पूरे विद्रोह में यही एक मर्द थी। इसके बाद क्या होता है कि तात्या टोपे का एक मित्र था मान सिंह। यह मान सिंह जो है सिंधिया का सामंत था। मान सिंह जो है वह सिंधिया का सामंत भी था और तात्या टोपे का मित्र भी था। चूंकि तात्या टोपे पर कुछ इनाम की घोषणा हो गई थी तो उसने क्या किया, अंग्रेजों को खबर कर दी कि तात्या टोपे कहाँ छुपे हुए हैं, और तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उनको ग्वालियर में फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार तात्या टोपे का भी अंत हो गया। फिर लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो गई। नाना साहब और महक परी जो है वो नेपाल भाग गए। इसके बाद हम आते हैं बिहार। हालांकि और बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन जो मोटा मोटा जहां से आपको सवाल आता है तो हम उन सारे चीजों की चर्चा करेंगे यहाँ पर। बाकी आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे पुस्तक में, और अगर कहीं आपको समझने में कोई समस्या आती है, आपका कोई सवाल है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपके सवाल का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा संडे के दिन। संडे को डाउट क्लास रखेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं, अभी तक के क्लास में आपको जितने भी प्रश्न हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, उन सब का सॉल्यूशन जो है वह संडे को कर दिया जाएगा। तो जो भी आपका प्रश्न हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। फिर इसके बाद हम आते हैं बिहार। अब देखिए, बिहार को हम लोग यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं देखेंगे कि चूंकि यह जो बिहार का चीज है, आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बीपीएससी की परीक्षा देनी है, और यह जो बिहार का टॉपिक है यह मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। यहाँ से एक सवाल होता ही होता है, बिहार वीर कुंवर सिंह से एक सवाल होता ही होता है मुख्य परीक्षा में, चाहे वो शॉर्ट आंसर में हो या फिर लॉन्ग आंसर में हो। तो इसको हम लोग जब मेंस का क्लास देखेंगे तो वहां पर इसकी विशद चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि बिहार, उस समय का बिहार की बात करेंगे तो उस समय के बिहार में कौन कौन से क्षेत्र थे। आपको पता होगा कि उस वक्त तक बिहार जो है वह बहुत बड़ा क्षेत्र था। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार झारखंड की बात कर ले, तो फिर इस विद्रोह का जो प्रारंभ होता है वह देवघर के रोहिणी गांव से शुरू होता है। और फिर वहां से जब शुरू होता है तो इसका जो प्रमुख केंद्र बनता है वह प्रमुख केंद्र बन जाता है पटना, शाहाबाद और गया। शाहाबाद आज के डेट में जिसको आप आरा भोजपुर का सम्मिलित रूप कहते हैं, तो कुछ आरा का पार्ट और कुछ भोजपुर का पार्ट ये मिलकर के शाहाबाद जिला बनता था। तो पटना, शाहाबाद और गया जो है इसका प्रमुख केंद्र था। और बिहार के जो प्रमुख नेता थे, हालांकि जब विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो पहले पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे पटना सिटी चौक के, उन्होंने प्रारंभ किया था। हालांकि जब उनकी मृत्यु, उनको फांसी दे दी गई और पटना सिटी को ध्वस्त कर दिया गया, तो फिर यह कमान संभाला शाहाबाद में जो जमींदार थे वीर कुंवर सिंह ने कमान संभाला। फिर जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर अमर सिंह ने इस विद्रोह का कमान संभाला। हालांकि बाद में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जो है विद्रोह का दमन कर दिया और बिहार में भी यह विद्रोह समाप्त हो गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। डेट ध्यान रखिएगा, बाकी चीज तो आपको याद ही होगा, आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है तो हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो उनके छोटे भाई थे अमर सिंह, उन्होंने विद्रोह का कमान संभाला। बाद में इन सबको फांसी दे दी गई और इस 1857 के विद्रोह का समापन हो गया। तो यह था इसके प्रसार का क्षेत्र। अब हम लोग बात करेंगे इसके असफलता के कारण पर, फिर इसके परिणाम पर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके असफलता के कारण पर कि यह जो विद्रोह असफल हुआ तो इस असफलता का कारण क्या था। तो पहला चीज है संगठन का अभाव।
आप देखते हैं कि कोई भी जब काम किया जाता है तो जब तक वह संगठनात्मक रूप से मजबूत ना हो, किसी कार्य के लिए कोई संगठन ना हो, तब तक उसकी सफलता जो है वह संदिग्ध होती है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई नियम लाया और व्यक्ति उसका विरोध करना प्रारंभ किया, तो अगर कोई एक व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा के सामने बैठ करके लगातार धरना प्रदर्शन करे तो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देगी। लेकिन अगर वही 10,000, 20,000, 50,000 व्यक्ति एक साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन करें या फिर सरकार के खिलाफ जो भी उनका रोष है वह व्यक्त करें, तो इसकी ज्यादा संभावना है कि सरकार जो है वह तुरंत उस चीज पर अमल करेगी, तुरंत उस चीज पर फैसला लेगी। तो संगठन का यहीं पर महत्व। और जब संगठन होता है, आज आप देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वह किसी बंद का आयोजन करती है तो वह एक डेट में होता है और संपूर्ण भारत में उसी दिन उसको सफल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे ही आपने विद्रोह को भी देखा और उसके प्रसार के क्षेत्र को देखा, तब क्या देख रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग डेट में जो है वह विद्रोह प्रारंभ हो रहा है। तो जब अलग अलग डेट में हो रहा है तो अंग्रेजों को मौका मिल रहा है कि पहले ए नाम की जगह पे विद्रोह का दमन करें, फिर बी जगह पर पहुंचे, उनके पास समय है क्योंकि बी में अभी तक जो है विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ है। वही अगर संगठन होता तो क्या होता कि एक साथ हर क्षेत्र में विद्रोह प्रारंभ होता, तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तो यहां से ये सीखने को मिला कि संगठन का अभाव जो है वह सफलता के राह में बाधक है। तो भारतीयों ने ये सीखा। तो इस विद्रोह के असफलता का पहला जो कारण था वह क्या था? तो संगठन का अभाव। फिर ये देखिए, ये जो चीजें आपको बता रहे हैं ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछा जाने वाला है, आज तक नहीं पूछा गया है और ना ही आपको पूछा जाने वाला है। दूसरा जो है वह क्या है? तो वह है ठोस कार्य योजना का अभाव। चूंकि अब संगठन ही नहीं है, तो जब संगठन ही नहीं है तो जो कार्य योजना होगी, जो प्लानिंग होगा वह हो ही नहीं सकता है। प्लानिंग तभी होगा जब संगठन हो। अगर हर व्यक्ति अपने अपने मन से करे तो वहां पर कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। हर व्यक्ति अपने मन का कर रहा है तो उसके असफलता का जो परसेंटेज है वह बढ़ जाएगा। तो यही चीज यहाँ हुआ, क्योंकि संगठन नहीं है तो कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। फिर कहता है कि महत्वपूर्ण वर्गों का साथ न मिलना। अब देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण वर्ग भारत में थे, एक आप किसान को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी वर्गों ने इस विद्रोह से अपने आप को किनारा कर लिया। यहाँ तक कि जो शिक्षित युवा वर्ग थे उन्होंने भी अपने आप को इस विद्रोह से अलग रखा। तो अब जब इतने बड़े पैमाने पर लोग जो है इस विद्रोह के साथ ही नहीं है, तो इस विद्रोह के सफल होने का परिणाम जो है, सफल होने की जो संभावना है वह संदिग्ध ही थी और सफल नहीं ही हुआ। फिर कहता है कि सीमित क्षेत्र। आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो यह विद्रोह हुआ वह एमपी का कुछ क्षेत्र ले लें, यूपी का कुछ क्षेत्र ले लें और बिहार का कुछ क्षेत्र ले लें, थोड़ा सा असम का हिस्सा ले लें, तो उसके बाद आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा भारत जो है इस विद्रोह से अछूता रहा। तो जैसे ही इतना बड़ा क्षेत्र इस विद्रोह से अछूता रहा, तो इस थोड़े से क्षेत्र में विद्रोह होकर के इसके सफल होने का जो संभावना है वह नगण्य था और वही हुआ, विद्रोह सफल नहीं हुआ। अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में डील करते जा रहे हैं, जब मुख्य परीक्षा का वीडियो बनाएंगे तो वहां पर इसको और अच्छे से डील करेंगे। अभी बस आपको समझाने के लिए हम इतना बता दे रहे हैं ताकि इस विद्रोह को आप अच्छे से समझें, और अगर यहाँ से कोई सवाल आता है तो वह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे कोई भी सवाल ना छूटे। फिर अगला कहता है कि राष्ट्रीय भावना का अभाव। अभी तक आप देखते हैं कि चूंकि भारत जो है अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, ग्वालियर का राजा के लिए ग्वालियर अपना देश था, झांसी के लिए झांसी अपना था, अवध के लिए अवध अपना था, बंगाल के लिए बंगाल अपना था, शाहाबाद के लिए शाहाबाद अपना था, आसाम के लिए कामरूप आसाम अपना था। तो कहीं से भी अभी तक भारत का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। नाना साहब लड़ रहे थे अपने पेंशन के लिए, बेगम हजरत महल लड़ रही थी अपने बेटे बिजलिस कादर को गद्दी पर बिठाने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी अपने दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठाने के लिए।
तो हर कोई जो है वह अपने अपने निहित स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। कहीं से भी इस तरह की कोई भावना नहीं थी कि भारत को, चूंकि भारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो भारत को आजाद कराना है या अंग्रेजों को भारत के बाहर खदेड़ना है, इस तरह की कोई भी बात नहीं थी उस वक्त। तो जब इस तरह की राष्ट्रीय भावना होगी ही नहीं, तो हर क्षेत्र के लोग आपस में एकजुटता का अनुभव कैसे करें? आज अगर केरल में कुछ होता है तो हम बिहार में बैठे हुए हैं तो भी हमको लगता है कि ये हमारे साथ हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमको ये पता है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम एक संविधान से डिराइव हो रहे हैं और हम हर क्षेत्र को अपना समझ रहे हैं, हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, तभी तो हम हर क्षेत्र को अपना समझ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तक ऐसा कुछ था नहीं, तो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तो जब ये भावना का अभाव होगा तो किसी भी विद्रोह के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर अगला कहता है कि सीमित संसाधन। अंग्रेजों के पास क्या था? अंग्रेजों के पास गोली था, बंदूक था, बम था। हमारे पास क्या था? तीर था, तलवार था। तो गोली के सामने हमारा तीर तलवार जो है वह कितने दिनों तक चलेगा? और अगर हमारे पास कुछ बंदूक थे भी, कुछ हथियार थे भी, तो उसकी जो कारतूस आती है और फिर जो बम आता है, तो उसके लिए हम बारूद कहाँ से लाएंगे? उसके लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, और विद्रोहियों के पास इस चीज की कमी थी। तो इन सारे कारकों ने मिलकर के इस विद्रोह को असफल कर दिया। यह विद्रोह असफल हो गया। हालांकि तात्कालिक समय में यह विद्रोह असफल हुआ। तात्कालिक समय में यानी कि अगर उसी टाइम फ्रेम में देखें तो यह विद्रोह जरूर असफल था, लेकिन इस विद्रोह ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, इस विद्रोह ने ऐसा अलख जगाया भारतीयों के अंदर, जिसकी चरम परिणति जो है हमको 1947 में मिलती है, जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, जब भारत जो है वह आजाद होता है। तो यह इसी के कारण से, ऐसा नहीं है कि यह विद्रोह तात्कालिक रूप से असफल था तो इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं हुए। इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम हुए, जिससे कि भारत को बड़े प्यार से आजादी मिल गई। हालांकि प्यार से आजादी नहीं मिली, उसके लिए बहुत सारे बलिदान दिए गए, बहुत सारे संघर्ष किए गए, बहुत लोगों ने अपने प्राण उत्कर्ष कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत को आजादी मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस विद्रोह का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर यह विद्रोह नहीं होता तो भारतीय शायद संगठन को नहीं समझ पाते, भारतीय शायद ठोस कार्य योजना को नहीं समझ पाते, फिर भारतीय शायद ये नहीं समझ पाते कि समाज के हर वर्गों को साथ लेकर के चलना है। और उसके बाद जो एक अहिंसात्मक आंदोलन भारत में प्रारंभ होता है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी विद्रोह से आई है। इस विद्रोह की असफलता से लोगों ने सीखा और उस सीखने के बाद उस चीज को आगे बढ़ाया, और फिर हमको 47 में आजादी मिलती है। तो विद्रोह के जो असफलता के कारण है वो आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह का जो परिणाम है वह क्या हुआ। पहला परिणाम तो यही है कि कंपनी का जो सत्ता है वो समाप्त हो गया। आपने वो भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें भी पढ़ा कि 1 नवंबर 1858 को जो है रानी का जो घोषणा पत्र है वो कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। कहाँ पढ़ा गया? तो इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद देख करके आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम इलाहाबाद क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तत्कालिक समय में इसका नाम इलाहाबाद ही था, भले ही आज के डेट में यह प्रयागराज है, ये अलग बात है, लेकिन उस वक्त इसका नाम इलाहाबाद था। तो हम जब उस वक्त के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम उसको इलाहाबाद के नाम से ही समझेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हो गया, ये भी आपको पढ़ा हुआ है, रिवीजन मार लीजिएगा वहां से। फिर कहता है कि भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान, 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, ये भी आपको पढ़ा हुआ है। 8 ब्रिटिश क्राउन, 7 जो है कंपनी से, ये भी पढ़ा हुआ है, तो इसको भी वहां से रिवीजन मार लीजिएगा। फिर जो भारत का गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहा जाने लगा, ये भी आपको पढ़ा हुआ है। इसके बाद क्या कहा गया कंपनी के रानी के घोषणा पत्र में कि अब जो भारत के देशी शासकों की स्थिति है, यानी कि जो अभी तक ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिले हैं, तो उनको यथास्थिति उनकी रखी जाएगी। अब वह आजाद ही रहेंगे। आजाद कहने का मतलब कि अब उस क्षेत्र पर उनकी ही सत्ता रहेगी आंतरिक रूप से। बाकी ब्रिटिश का जो शासन है वो तो पूरे भारत पर रहेगा ही, लेकिन उस क्षेत्र पर आंतरिक रूप से उनकी सत्ता रहेगी। और अब उनके
जो राज्य हैं उनका जो शासन है उसको ब्रिटिश प्रशासन में नहीं मिलाया जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाया जाएगा। यानी कि यह जो ब्रिटिश विस्तार था जिसको डायरेक्ट अपने अंदर लाने की बात की जा रही थी, तो अब उस पर रोक लग गया, अब वह नहीं होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम हुआ। फिर दूसरा है कि चूंकि विद्रोह हो गया और विद्रोह हुआ, तो चूंकि विद्रोह में क्या था कि भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, यूरोपियों की कम थी, तो सेना में सुधार के लिए पील आयोग का गठन किया गया। और जब पील आयोग का गठन किया गया तो पील आयोग ने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों में जो भारतीय और यूरोपीय सैनिक है उनका अनुपात अलग अलग कर दिया। जैसे बंगाल में जो यूरोपीय सैनिक का अनुपात था वह 1:2 कर दिया गया, यानी कि 1 यूरोपीय सैनिक और उसके ऊपर 2 भारतीय सैनिक। यानी कि अगर उस कंपनी में, उस टुकड़ी में, उस रेजिमेंट में 100 यूरोपीय सैनिक है तो भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी होगी? तो 200, इससे ज्यादा नहीं होगी। फिर बंबई और मद्रास में जो है यह अनुपात कितना कर दिया गया? तो 2:5, यानी कि अगर 200 यूरोपीय सैनिक होंगे तो 500 कितने होंगे? तो भारतीय सैनिक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि सेना का जो उच्च पद है, जो उच्च पद है और उसके साथ साथ जो तोपखाना का इंचार्ज होगा, ये पद जो है किसके लिए आरक्षित कर दिया गया? तो यह पद यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यानी कि अब सेना के उच्च पद पर कभी भी भारतीय नहीं जा पाएंगे और तोपखाना का जो प्रभारी होगा, जो इंचार्ज होगा, वह कभी भी भारतीय नहीं होगा। वह क्या होगा? तो वह हमेशा और हमेशा यूरोपीय होगा। ठीक है, तो यह थे इस विद्रोह के परिणाम। अब कहते हैं कि इस विद्रोह का महत्व क्या है? तो इस विद्रोह का महत्व यह है कि इसी विद्रोह ने, जब विद्रोह असफल हुआ तो पहली बार लोगों को लगा कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, लेकिन हम हैं तो भारतीय, और यह जो विदेशी व्यक्ति हम पर शासन कर रहा है यह गलत कर रहा है और हमको इसके खिलाफ लड़ना है। तो यहीं से एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। चूंकि आप देखते हैं कि अगर आप एंशियंट काल में सिर्फ हर्षवर्धन के काल तक को छोड़ दें तो उसके बाद आप देखते हैं कि भारत में ऑलमोस्ट विदेशियों ने ही शासन किया। भारत पर हमेशा विदेशियों का ही शासन रहा है और भारत पर कभी भारतीयों का शासन नहीं रहा है, हर्षवर्धन तक छोड़ देते। तो अब लोगों के अंदर इस चीज की भावना जगी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का जो भ्रूणपोष होता है वह इसी विद्रोह से होता है और इसी विद्रोह के बाद लोगों ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के क्रम में प्रयास करना प्रारंभ किया। फिर इसी विद्रोह से लोगों के अंदर एकत्व की भावना का जन्म होता है, लोगों के अंदर एकता की भावना का जन्म हुआ और लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हम जो इस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं तो इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति एक हैं और हमको एक होना चाहिए और उस एकता के साथ हमको अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही एकता की भावना का बीजारोपण हुआ तो फिर क्या हो गया कि सभी वर्गों का जो समर्थन है वह मिलना प्रारंभ हो गया और जो भारत के नेता थे उन्होंने भी सभी वर्गों के समर्थन को हासिल करने का प्रयास किया कि सभी वर्ग इस चीज में साथ दें ताकि अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सके। आप भी देखते हैं कि आज भी अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो अगर उस आंदोलन को हर वर्ग का समर्थन नहीं मिलता है तो उस आंदोलन के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज इन लोगों ने उसी वक्त समझ लिया और फिर इस चीज को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, इस चीज को मूर्त करने का प्रयास किया और जो हम बाद में 1947 में देखते हैं। फिर कहता है कि सरकार के ढांचे और नीतियों में परिवर्तन। आपने देखा कि चूंकि अब जो शासन है वह कंपनी के हाथों से निकल करके कहाँ पहुंच गया? तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब जो शासन है वह सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया तो नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। ब्रिटिश प्रसार पर रोक लगा दिया गया, भारत के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए ताकि भारत में कुछ संवैधानिक सुधार हो सके। तो ये सारी चीजें हुई। तो विद्रोह का महत्व यहाँ से भी है कि भारत में जो संवैधानिक सुधार का जो वास्तविक रूप है वह यहाँ से हमको देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि जब वास्तविक संवैधानिक सुधार का रूप हमको देखने को मिलता है तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो भारतीय है
उनको भी शासन में भाग लेने का अधिकार या फिर अवसर मिलना प्रारंभ हो गया। भले ही कुछ समय तक इनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का या फिर मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद के समय में हम देखते हैं कि वो सारे अधिकार भी इनको प्राप्त हो गए। और ये सारा चीज हमने कहाँ पढ़ा है? तो भारत के संवैधानिक विकास में। आप उसको अच्छे से देख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके प्री में भी पूछा जाता है। हालांकि यह टॉपिक जो है बेसिकली मेंस का टॉपिक है, मुख्य परीक्षा का टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 2-4 सवाल जो है वह प्री में पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए इसको डिटेल में डील करना आवश्यक था। चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह का जो स्वरूप था वह स्वरूप कैसा था। इस विद्रोह का स्वरूप या फिर इस विद्रोह की प्रकृति कैसी थी। तो जब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो इतिहासकारों में मतभेद है। अब चूंकि देखिए इतिहास लेखन जो है उसके मुख्य रूप से 3 स्कूल है, 3 तरह का इतिहास लेखन होता है। पहला होता है साम्राज्यवादी, दूसरा होता है राष्ट्रवादी, और तीसरा जो मुख्य स्कूल है वह है मार्क्सवादी। हालांकि अभी एक चौथा स्कूल प्रचलन में आया है जिसको हम लोग सुधारवादी कहते हैं, यानी कि सबल्टर्न कहते हैं। तो देखिए यह जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है यह हर तरीके से हर कदम पे जो ब्रिटिशर्स ने किया उसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं। जब इन्होंने ब्रिटिशर्स के हर काम को सही साबित करने का प्रयास किया, जब इन्होंने ये कहा कि भारतीय असभ्य थे और हम उनको सभ्य करने का काम किया, ब्रिटिशर्स ने उनको सभ्य करने का काम किया, तो इसी वक्त जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो जाती है 1921-22 ईस्वी में, और उसके बाद जब वहां से हमको पता चलता है कि भाई हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता से बिलोंग करते हैं, और जब पूरी दुनिया पहाड़ों में गुफाओं में रहा करती थी, नंगे घूमा करती थी, उस वक्त हम सूती वस्त्र पहनते थे, उस वक्त हम इतने बड़े बड़े इमारत, पक्की ईंट का इमारत बना के रहते थे और इतनी विकसित सभ्यता में रहते थे, तब जाकर के एक नए स्कूल का विकास हुआ इतिहास लेखन का, हिस्टोग्राफी का, जिसको हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। और इस राष्ट्रवादी विचारधारा ने क्या किया कि इसने जो साम्राज्यवादी विचारधारा है उसके हर बात को काटा और हर चीज को भारत से जोड़ दिया, हर चीज को भारत की गरिमा, भारत के गौरव से जोड़ दिया। अब यह जो दोनों विचारधारा है, यह जो साम्राज्यवादी विचारधारा है और यह जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, यह दोनों एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है। दोनों किसी का कुछ भी सुनना नहीं चाहता। लेकिन इतिहास इतनी सी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर 3 व्यक्ति हो और उन तीनों को किसी गांव में भेज दिया जाए कि जाओ उस गांव के विषय में बताओ, तो हो सकता है एक व्यक्ति जो हो उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में जाकर के रिसर्च करे, तो वह क्या लिखेगा कि यह गांव जो है बहुत अमीर है, यहाँ सबके पास पक्का घर है और सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। वही दूसरा व्यक्ति जो है वह हो सकता है किसी सबसे गरीब व्यक्ति के घर चला जाए और वहां से वह रिसर्च करे, तो वह पाएगा कि इस गांव में जो है हर किसी का झोपड़ी है, हर घर जो है टूटा हुआ है, इससे पानी टपकता है बारिश के मौसम में, लोगों का रहना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। वहीं तीसरा व्यक्ति जो है वह हो सकता है कि वह पूरे गांव का भ्रमण करे और उसके बाद वह लिखे कि गांव में इस तरह के लोग भी हैं जो अमीर हैं, गांव में उस तरह के लोग भी हैं जो गमीर हैं, कुछ कच्चा घर भी है, कुछ पक्का घर भी है, कुछ घर से पानी टपकता है, कुछ घर से नहीं टपकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसी चीज को हम लोग अगर इतिहास लेखन पर देखें तो साम्राज्यवादी इतिहासकार ने क्या किया कि वह सबसे अमीर व्यक्ति के घर चला गया, जो राष्ट्रवादी लेखक थे वह सबसे गरीब व्यक्ति के घर चले गए, और जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उन्होंने क्या किया कि पूरे विषय का समग्रता से अध्ययन किया। हालांकि उनमें भी बहुत सारी कमी रह गई, तो इन तीनों की कमियों को दूर करने के लिए जो अभी नया स्कूल आया है प्रचलन में उसको हम लोग सबल्टर्न स्कूल कहते हैं, सुधारवादी इतिहास लेखन कहते हैं। तो इस विद्रोह के स्वरूप पर जो इतिहासकारों में मतभेद है, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सैनिक विद्रोह है, फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह क्षेत्रीय असंतोष है और उस क्षेत्रीय असंतोष के कारण जो रोष उत्पन्न हुआ यह उसकी प्रतिक्रिया थी। हालांकि आप देखते हैं कि इस विद्रोह में सिर्फ सैनिकों ने ही भाग नहीं लिया, तो सैनिक विद्रोह तो नहीं कह सकते हैं। फिर यहाँ पर भारत का ही अभाव है, जब राष्ट्रवाद का ही अभाव है,
इस टाइम पीरियड में, तो हम इसको स्वतंत्रता संघर्ष भी नहीं कह सकते हैं। और फिर अगर हम कहें क्षेत्रीय असंतोष, तो क्षेत्रीय असंतोष किसी एक क्षेत्र में हो सकता है, इतने बड़े हिस्से में नहीं हो सकता है। तो इन तीनों को हम नहीं मान सकते हैं। इनको हम, इस विद्रोह को, इस तीनों का मिला जुला स्वरूप कह सकते हैं। तो अब नाम याद रखिएगा, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है कि बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह को क्या कहा, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कहा। फिर एसवी चौधरी ने इसको स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा। बस नाम याद रखते चलिएगा। फिर आउटरम और टेलर जो है यह कहता है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष था या फिर षड्यंत्र था। फिर रीज कहता है कि धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह कहता है कि भारत के जो लोग हैं वह धर्मांध थे और उन्होंने सभ्य ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया। यही क्या था, 1857 का विद्रोह था। फिर टी आर होम्स कहते हैं कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। टी आर होम्स कहते हैं कि चूंकि ब्रिटिशर्स जो है वह सभ्य थे और भारतीय बर्बर थे, तो यह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था। फिर अशोक मेहता साहब कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर एस एन सेन साहब कहते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद आरसी मजूमदार साहब कहते हैं कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार साहब का कहना है कि जिसको भारतीय प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह ना तो पहला था, क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारे विद्रोह हो चुके हैं, ना ही राष्ट्रीय था, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है, राष्ट्रीयता की बात ही नहीं है, तो राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता है। और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, चूंकि जब राष्ट्रीय ही नहीं है तो स्वतंत्रता संग्राम कैसा, अंग्रेजों को भारत से भगाने की बात ही नहीं है, तो स्वतंत्रता संग्राम कैसा। फिर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बाद के दिनों में जब भारत में मार्क्सवाद आता है और फिर भारत में जब आप देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर इस कार्ल मार्क्स की कही गई बातों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है भारत की राजनीति पर। तो कार्ल मार्क्स को स्पेशली याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद पीसी जोशी साहब का कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह का स्रोत है। स्रोत कहने का मतलब यह ओरिजिन है, यानी कि इसके बाद जितने भी भारत में विद्रोह होते हैं, चाहे वह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हो या फिर जो अहिंसात्मक राष्ट्रवाद आंदोलन हो, तो उन सब का जो सोर्स है, उन सब का जो ओरिजिन है, उन सब का जो स्रोत है वह क्या है, तो वह 1857 का विद्रोह है। यहीं से लोगों ने प्रेरणा लिया और फिर भारत की आजादी के लिए कार्य किया। तो आज 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। इसमें आपने देखा कि उसके कारण क्या थे, फिर उसका प्रसार किस किस क्षेत्र में हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, समाज पर, भारत की राजनीति पर इसका क्या असर हुआ और इसका जो स्वरूप है वह स्वरूप कैसा था। तो कुल मिलाकर के आज 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग जो है 1857 के टॉपिक को जितना मैंने पढ़ाया उसका नोट्स बना करके इसको एक बार अच्छे से बुक से कवर कर लेंगे, तो यहीं पर आपको बिना किसी एफर्ट के आपका जो मुख्य परीक्षा का टॉपिक है वह भी तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको और कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।